नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 18 अक्टूबर को जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में CLI का पेपर हुआ था उसके 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। उस पेपर के बाकी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। TSL यानी टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्क के दौरान दूसरे और उसके बाद के ट्रेनों की गति क्या होनी चाहिए? बुक्ड स्पीड या 25 kmph या 15 kmph या 45 kmph? तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड तो 25 kmph होती है, उसके बाद के ट्रेनों की स्पीड बुक्ड स्पीड में होती है। नेक्स्ट है बॉक्सन, BCN या BRH आदि के साथ एक मालगाड़ी के लोको को अलग करने के लिए न्यूनतम संख्या में वाहनों के हैंड ब्रेक को दोनों सिरे से लगाना चाहिए, ब्रेक वन को छोड़कर। 15 या 10 या 5 या 12 कितने में हमको हैंड ब्रेक लगाना चाहिए? तो कम से कम 6 व्हीकल आगे और 6 व्हीकल पीछे, यानी टोटल 12 व्हीकल में हमको हैंड ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक वन को छोड़कर। DV आइसोलेटिंग हैंडल की हॉरिजॉन्टल स्थिति में DV कैसी होनी चाहिए? वर्किंग, आइसोलेटिंग या रनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो हॉरिजॉन्टल में DV आइसोलेट हो जाती है और अगर ये वर्टिकल है तो ये वर्किंग में रहती है। इसीलिए जब DV को आइसोलेट करना होता है तो उसके आइसोलेटिंग हैंडल को हॉरिजॉन्टल करके तार से बांध दिया जाता है। लोको और BV में FP दबाव क्रमशः कितने होने चाहिए? 6.2 kg और 5.7 kg पर सेमी स्क्वायर, या 6 kg पर सेमी स्क्वायर और 5.8 kg पर सेमी स्क्वायर, या 6.1 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 5 kg पर सेमी स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? तो FP लोको में 6 kg पर सेमी स्क्वायर होना चाहिए और गार्ड ब्रेक वन में 5.8 kg पर सेमी स्क्वायर होना चाहिए। जब नॉन CC रेक ट्रेन को कितने घंटे से अधिक देर के लिए स्टेबल कर दिया जाता है तो वो BPC इनवैलिड हो जाती है, नए BPC की आवश्यकता होती है। 52 आवर या 24 आवर या 12 आवर या इनमें से कोई नहीं? तो नॉन CC रेक को अगर 24 आवर तक स्टेबल कर दिया गया है तो नए BPC की ज़रूरत पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिकल इंजन का लीडिंग कैब डिफेक्टिव हो और ट्रेन को ट्रेलिंग कैब से लोको पायलट द्वारा चलाया जाना हो तो स्पीड कितने kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए? 50 kmph या 40 kmph या 15 kmph या नन ऑफ दीज? तो जब भी लोको पायलट रियर कैब से गाड़ी ड्राइव करेगा तो मैक्सिमम स्पीड 15 kmph होगी, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। जब IBS ऑन हो और टेलीफोन काम नहीं कर रहा हो तो लोको पायलट को कितने मिनट इंतजार करने के बाद किस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए? जब दृश्यता स्पष्ट हो और स्पष्ट ना हो, अगले स्टॉप सिग्नल तक। 10 मिनट एंड 10/8 kmph या 5 मिनट 15/8 kmph या 25 मिनट 25/8 kmph या नन ऑफ दिस? तो जब भी IBS सिग्नल लोको पायलट को ऑन मिलेगा तो 5 मिनट तक वेट करेगा और तब भी IBS ऑफ नहीं होता है तो वो मैक्सिमम 15 और दृश्यता क्लियर नहीं है तो मैक्सिमम 8 kmph से अगले सिग्नल के रूट तक जाएगा। दिन में हरी झंडी और रात में सफ़ेद रोशनी को ऊंचा और जितना संभव हो सका नीचे ले जाने का संकेत क्या है? ट्रेन स्टॉलिंग या ट्रेन पार्टिंग या संटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जब ट्रेन पार्टिंग होता है तो गार्ड और गेटमैन द्वारा ये सिग्नल लोको पायलट को दिया जाता है कि गाड़ी पार्ट हो गई है, वो अगले पार्ट को चलाता रहे जब तक कि पिछला हिस्सा रुक ना जाए। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा प्रकाश दिखाएगा? रेड या ग्रीन या वाइट या कोई प्रकाश नहीं? तो जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन होता है तो इसमें कोई लाइट नहीं जलती है और जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होगा तो इसमें एक छोटी वाइट लाइट जलेगी। दिन/रात के दौरान ART चालू करने का सामान्य लक्ष्य कितने मिनट का होता है? 30/45, 15/20, 20/15 या इनमें से कोई नहीं? तो ART को दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट में इसको निकाला जाता है। NI काम करने के दौरान कनेक्शन काटने के समय से ट्रेनों को किस विधि द्वारा प्रवेश किया जाएगा? पायलटिंग द्वारा या रिसेप्शन सिग्नल को टेक ऑफ करके या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पायलटिंग के द्वारा। यदि रनिंग स्टाफ के 100 मिलीमीटर रक्त में 15 मिलीग्राम एल्कोहल पाया जाता है तो क्या होगा? रनिंग स्टाफ को ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, या उसके सर्विस रिकॉर्ड में इसको इंडोर्समेंट कर दिया जाएगा, या B और C दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी उसको ना तो ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी और उसके सर्विस रिकॉर्ड में भी
ये इंडोर्समेंट कर दिया जाएगा। नॉन इंटरलॉक सेक्शन में मेन लाइन पर ट्रेनों की गति निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 kmph या 20 kmph या 35 kmph या 45 kmph। तो जब नॉन इंटरलॉक है तो मेन लाइन में भी मैक्सिमम स्पीड 15 kmph रहती है। रेलवे की अनुसूची में IOH का क्या अर्थ है? इंटरिम ओवरहालिंग या इंटरमीडिएट ओवरहालिंग या इंडिपेंडेंट ओवरहालिंग या इमीडिएट ओवरहालिंग। तो IOH बोलते हैं इंटरमीडिएट ओवरहालिंग, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। TOH को बोलते हैं टर्म ओवरहालिंग और POH को बोलते हैं पीरियडिकल ओवरहालिंग। RDSO का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रूरल डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। विच नंबर ऑफ चार्जशीट फॉर्म इज यूज फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। यानी मेजर चार्जशीट के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? SF11 ये माइनर चार्जशीट है, SF5 ये मेजर चार्जशीट है, SF2 ये डीम्ड सस्पेंशन के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है जिसकी अवधि 24 आवर से अधिक हो या 48 आवर से अधिक या इमीडिएट इफेक्ट से या इनमें से कोई नहीं। जब 48 आवर से अधिक हो जाएगा तब उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। रनिंग कर्मचारियों के मामले में जीविका भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस की गणना के लिए किस राशि को ध्यान में रखा जाएगा? 40% ऑफ बेसिक पे या 30% ऑफ बेसिक पे या 50% ऑफ बेसिक पे या 60% ऑफ बेसिक पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% ऑफ बेसिक पे। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को सस्पेंशन के दौरान दिया जा सकता है 3 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर या 2 सेट ऑफ पास या 1 सेट ऑफ पास या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंशन के दौरान 1 सेट पास जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जांच किस नियम के तहत अनिवार्य नहीं है? रूल 5 या रूल 14 सेकेंड या रूल 13 या इनमें से कोई नहीं। तो रूल 5 होता है डीम्ड सस्पेंशन से, रूल 13 होता है कॉमन प्रोसीडिंग से और रूल 14 सेकेंड के अंतर्गत आता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये मानता है कि जांच आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूल 14 सेकेंड। नेक्स्ट है, जांच अधिकारी की रिपोर्ट किसे प्रदान की जाती है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर या चार्ज ऑफिसर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन 3 में चार्ज ऑफिसर लिखा है जो कि चार्ज ऑफिशियल होगा यानी आरोपित कर्मचारी, और जो जांच अधिकारी होता है वो अपनी जांच की रिपोर्ट या तो अनुशासनिक अधिकारी को देता है या आरोपित कर्मचारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चार्ज ऑफिसर। 3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए वेतन समय सारणी में बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के और पेंशन पर एडवर्सली इफेक्ट डाले बिना निम्न स्तर पर कमी करना है। ये मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत है या माइनर या इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो ये 3 ईयर का रिडक्शन विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉन एडवर्सली इफेक्ट है पेंशन पे। तो इसका मतलब ये माइनर पेनाल्टी है। पास पेटियों के निलंबन की सजा के दौरान क्या रेलवे कर्मचारी की पदोन्नति प्रभावित होगी? प्रमोशन इफेक्टेड होगा, प्रमोशन इफेक्टेड नहीं होगा, प्रमोशन सजा समाप्त होने के बाद इफेक्टेड होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि पास और पेटीओ ही बंद करने की पेनाल्टी है तो ये प्रमोशन पर इफेक्टेड नहीं होगी। किसी भी मामले में ADRM डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है तो अपील अधिकारी के रूप में कौन कार्य करेगा? DRM या PHOD या GM या इनमें से कोई नहीं। तो अपील अथॉरिटी हमेशा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से एक रैंक ऊंचा होता है और ADRM चूंकि SAG ग्रुप का है और PHOD HAG ग्रुप का है। तो इसका आंसर हो जाएगा PHOD। आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट केवल किसके द्वारा जारी की जा सकती है? GM या कंट्रोलिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ पर्सनल ऑफिसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आफ्टर रिटायरमेंट केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर्मचारी को चार्जशीट दे सकते हैं। रेलवे कर्मचारियों को कितने सेट स्कूल पास जारी किए जा सकते हैं? 6 सेट पर ईयर या 4 सेट पर ईयर या 3 सेट पर ईयर या 5 सेट पर ईयर। तो स्कूल पास 3 सेट पर ईयर जारी किए जाते हैं। एक पुरुष रेलवे कर्मचारी को जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर पैटर्निटी लीव दिया जा सकता है, लेस देन 2 या 2 या 4 या 3। तो एक रेलवे कर्मचारी को
2 से कम जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर पैटर्निटी लीव दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 2। यदि स्थानांतरण में स्टेशन बदलना शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो ज्वाइनिंग टाइम कितने दिन के लिए स्वीकार है? 5 दिन से अधिक नहीं, या 10 डे, या 12 डे, या 15 डे। तो जब पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो ऐसे कर्मचारी को 10 दिन की ज्वाइनिंग लीव दी जाएगी। और यदि ये दूरी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की है तो उसे 12 दिन का ज्वाइनिंग लीव मिलेगा। और ये दूरी अगर 2000 किलोमीटर से अधिक है तो उसको टोटल 15 डे का ज्वाइनिंग लीव दिया जाएगा। 25 kV AC ट्रैक्शन में यदि ODC और कॉन्टैक्ट वायर के बीच की दूरी 250 से 200 mm है तो ODC की अनुमति क्या है? कोई गति प्रतिबंध नहीं और पावर ब्लॉक के साथ, कोई गति प्रतिबंध नहीं और पावर ब्लॉक के बिना, 15 kmph और पावर ब्लॉक के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर 250 और 200 mm है तो 15 kmph स्पीड रहेगी और पावर ब्लॉक के बिना ODC ऐसी चलाई जा सकती है। भारत संघ की आधिकारिक भाषा लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, या संस्कृति, या हिंदी लिपि में हिंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा भारत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? प्रवीण, या प्रबोध, या पारंगत, या प्राज्ञ। तो जो प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम है वो प्रबोध होता है, उसके बाद प्रवीण होता है, फिर प्राज्ञ, और सबसे लास्ट में पारंगत होता है। राजभाषा नियमों के अनुसार कौन सा राज्य ए क्षेत्र में नहीं आता है? महाराष्ट्र, ये खा क्षेत्र में आता है। पंजाब, ये भी खा क्षेत्र में आता है। हरियाणा, ये का क्षेत्र में आता है। अरुणाचल प्रदेश, ये गा क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। NPS प्रणाली में केंद्र सरकार द्वारा योगदान इस प्रकार होगा: 14% बेसिक पे प्लस DA, 10% बेसिक पे प्लस DA, 14% बेसिक पे, या 10% बेसिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 14% बेसिक पे प्लस DA। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत प्रधान नियोक्ता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, या रेल प्रशासन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। किसी रेल सेवक को LAP किस दर पर जमा किया जाता है? 2.5 डे पर मंथ, 3 डे पर मंथ, 2 डे पर मंथ, या 1.5 डे पर मंथ। तो LAP 15 डेज पर 6 मंथ पे क्रेडिट होती है, यानी पर मंथ अगर निकालेंगे मुझको तो 2.5 डे हो जाएगा। 3 फेज लोको में पार्किंग ब्रेक को निम्नलिखित के माध्यम से अप्लाई एंड रिलीज किया जा सकता है: BPVG, या BPCS, या BPPB, या इनमें से कोई नहीं। BPVG होता है विजिलेंस के लिए पुश बटन, BPCS होता है कांस्टेंट स्पीड के लिए पुश बटन, और BPPB ये होता है पार्किंग ब्रेक के लिए पुश बटन, जो कि पैनल A पर लगा है। 3 फेज लोको में ओवर करंट रिले है: OCR 86, या MVR 86, या OCR 78, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है OCR 78। MVR 86 को बोलते हैं मिनिमम वोल्टेज रिले, और ये दोनों रिले हमारी SB1 पैनल पर लगी हैं। WAG9 लोको में किन पहियों पर पार्किंग ब्रेक दिया गया है? AG9 और AP7 में ये होता है 2, 6, 7 और 11 पर, और WAP5 में होता है 1, 4, 5 एंड 8 पर। नेक्स्ट है WAG9 या WAP7 में एयर ड्रायर का स्थान क्या है? बाईं ओर MCP1 के पीछे, नो ट्रक के बीच में, या कैटल गार्ड 1 के पीछे लोको पायलट साइड, या ALP साइड कैटल गार्ड 1 के पीछे। तो AG9 और AP7 में ये बिहाइंड कैटल गार्ड 1 लोको पायलट साइड होता है। WAG9HC का स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होता है? 510 kN, 550 kN, या 400 kN, या 200 kN। इसका आंसर हो जाएगा 510 kN। नेक्स्ट है किस मोड में काम कर रहे हैं 3 फेज लोको को VCD एक्नॉलेज करने की आवश्यकता नहीं है? शंटिंग में, या कांस्टेंट स्पीड में, या इंचिंग मोड में, या ब्रेकिंग मोड में। तो जब हम इंचिंग मोड में होते हैं उस समय VCD एक्नॉलेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको के SR में प्री चार्जिंग कॉन्टैक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू इंक्रीज इनरस करंट, या रिड्यूसिंग इनरस करंट, या कांस्टेंट करंट, या इनमें से कोई नहीं। तो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं इनरस करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है WAP7 लोकोमोटिव की ब्रेक रिगिंग अवस्था किस लोकोमोटिव के समान है? WAG5, या WAP4, या WAG7, या WAP5। तो WAP7 में जो ब्रेक रिगिंग है वो WAG7 लोको के समान है। VCU का क्या मतलब है?
वर्सेस कंटिन्यूटी यूनिट, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, वोल्टेज कंटिन्यूटी यूनिट या वोल्टाज सर्किट यूनिट। तो इसका आंसर है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। मोटर सस्पेंशन यूनिट यानी एमएसयू में किस प्रकार के बेयरिंग उपयोग में लाए जाते हैं? टेपर्ड रोलर बेयरिंग या सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग या बॉल बेयरिंग या निडल बेयरिंग। इसमें टेपर्ड रोलर बेयरिंग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है QD2। कन्वेंशनल लोकोमोटिव में किस किस ट्रैक्शन मोटर के बीच में कनेक्ट किया जाता है? 4 and 6 या 5 and 6 या 4 and 5 या इनमें से कोई नहीं। तो QD1 जो होता है वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 and 3 के बीच में कनेक्ट किया जाता है और QD2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में कनेक्ट किया जाता है। कन्वेंशनल लोको में कितने kg पर cm स्क्वायर में A9 के साथ प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर होता है? 2 kg पर cm स्क्वायर या 2.5 kg पर cm स्क्वायर या 1.8 kg पर cm स्क्वायर या 3.5 kg पर cm स्क्वायर। तो A9 के साथ प्रोपोर्शनल ब्रेक 1.8 kg पर cm स्क्वायर कन्वेंशनल लोको में लगता है। जब एमपी ब्रेकिंग साइड में हो तो C145 कॉन्टैक्टर की क्या पोजीशन रहेगी? क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा? और ना तो क्लोज ना ओपन या तो क्लोज या ओपन। तो जब भी हम ब्रेकिंग साइड में करते हैं तो C145 ये हमारा क्लोज हो जाता है, जिससे हमारे ATFEX को सप्लाई मिलती है। ऑटो सेंडिंग किस रिले के इनर्जाइजेशन द्वारा की जाती है? Q44 या Q49 या Q48 या Q50। तो Q44 होता है हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, Q49 होता है सिंक्रोनाइजेशन रिले, Q48 इसको बोलते हैं व्हील स्लिप रिले, इसी के द्वारा ऑटो सेंडिंग होता है, और Q50 ये होता है मेन कंट्रोल रिले। Q44 रिले कॉइल में अर्थफॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? CCPT या CCDJ या CCBA या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी Q44 रिले के कॉइल में अर्थफॉल्ट होगा तो उस समय हमारा CCPT मेल्ट होगा। CCNV फ्यूज की रेटिंग कितनी है? 6 एम्पियर या 16 एम्पियर या 10 एम्पियर या 2 एम्पियर। तो CCNV की 6 एम्पियर रेटिंग होती है। जब SIV कार्य कर रहा होता है तो कौन सी रिले सक्रिय होती है? QSIT या QCON या QCVR या इनमें से कोई नहीं। तो QSIT SIV में इंटरनल फॉल्ट या एक्सटर्नल फॉल्ट आने पर इनर्जाइज होता है। QCON रिले SIV जब वर्क करता है तो ये रिले इनर्जाइज होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। QCVR आर्नो जब काम करता है तब QCVR रिले इनर्जाइज होती है। नेक्स्ट है, अगर कन्वेंशनल लोकोमोटिव में VCD को एक्नॉलेज नहीं किया गया तो 68 सेकंड के बाद नेक्स्ट 8 सेकंड क्या होगा? अलार्म बजेगा या विजिलेंस वार्निंग का लैंप फ्लैश होगा या बजर भी साउंड होगा और LSVW भी जलेगा या ऑटो रिग्रेशन एंड BP ड्रॉप। तो कन्वेंशनल लोको की बात हो रही है तो इसमें 68 सेकंड के बाद बजर भी बजेगा और LSVW का लैंप भी जलेगा। 0 से 32 GR प्रोग्रेशन में कितना टाइम लगेगा? 11 to 13 सेकंड या 10 to 12 सेकंड या 32 सेकंड या 15 सेकंड। तो 0 से 32 तक GR के प्रोग्रेशन में 11 से 13 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, RB का यूज़ नहीं करना चाहिए जब निम्नलिखित में से किसी एक रिले को इनर्जाइज स्थिति में रखा गया है। Q44 या Q118 या Q51 या Q50। तो Q50 जो रिले है अगर इसको हमने इनर्जाइज हालत में वेज कर दिया है तो RB हम यूज़ नहीं करेंगे। Q44 को बोलते हैं हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, Q118 को बोलते हैं ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले या ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग रिले, Q51 को बोलते हैं ऑटो रिग्रेशन रिले। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने रनिंग स्टाफ में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।